हेलो एवरीबॉडी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास के 3rd लेसन जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट के एंड में हम बात कर रहे थे सेना की, कि मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना रखी और उस विशाल सेना को उन्होंने वेतन देने का काम शुरू किया। इससे पहले जो राजा लोग होते थे वो सैनिकों को वेतन नहीं देते थे और सेना का जो इंतजाम है वो भी सामंत ही किया करते थे। जैसा हमने सेकंड लेसन में पढ़ा है कि जो उस समय के बड़े बड़े भूस्वामी होते थे या जमींदार लोग होते थे वो अपने इलाके के भूस्वामी बन जाते थे, अर्थात उस स्थान पर जो किसान लोग रहते थे तो उन किसानों से भूस्वामी राजस्व इकट्ठा किया करते थे। राजस्व क्या होता है? भूमि पर लगने वाला कर या फसल पर लगने वाला कर। तो वो जो राजस्व इकट्ठा हो जाता था उसमें से वो सामंत लोग जो है एक सेना का आयोजन करते थे और उन सैनिकों को वेतन दिया करते थे। और ये वेतन कितना किसको देना है ये राजा के द्वारा निश्चित किया जाता था, कि राजा तय करता था कि सैनिकों को कितना वेतन देना है और जमींदार ने अपने लिए कितना वेतन रखना है, और बाकी का जो पैसा बचता था वो राजा को दिया जाता था। तो पहले वाले सुल्तानों की तरह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था, कि इन्होंने अलग अलग इलाके का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो इन इलाकों को क्या कहते थे? इख्ता। इख्ते का इलाके इख्ता कहलाते थे और इन इलाकों को संभालने वाले इख्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का क्या काम था या इख्तेदार का क्या काम होता था? तो ये इख्तेदार जो है ये सेना के अभियानों का नेतृत्व करते थे। सेना जो होती थी उसका नेतृत्व करते थे और उस सेना में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम भी करते थे। अब इन सैनिकों को कितना वेतन देना है ये राजा देता था। पहले सामंत देते थे उनको वेतन, लेकिन अब राजा ने देना शुरू कर दिया। और जो किसानों से कर लिया जाता था, राजस्व लिया जाता था, फसल पर लगने वाला कर लिया जाता था, अब सीधा वो राजा के पास जाने लगा। इससे पहले वो सामंतों के पास जाता था, या हम ये कह सकते हैं कि वो भूस्वामियों के पास जाता था। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि अब जो भूस्वामियों की शक्ति है वो कमजोर हो गई और ये पैसा रखने की जो शक्ति है ये राजा के पास चली गई। राजा ने सैनिकों को तनख्वाह देना शुरू कर दिया। अब ये जो स्थान स्थान पर इख्तेदार होते थे या मुफ्ती होते थे ये भी अपने आप को शक्तिशाली ना बना ले, इसलिए इनको थोड़े थोड़े समय के बाद दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था, कि अगर एक ही स्थान पर ज़्यादा समय तक रहेंगे तो ये अपने आप को शक्तिशाली बना लेंगे या लोगों का ग्रुप बन जाएगा, समूह बन जाएगा, जो एक समूह एक विचारधारा के होंगे। तो इसलिए इन्हें थोड़े थोड़े समय के बाद अलग अलग स्थानों पे भेज दिया जाता था। और जो किसानों से राजस्व लिया जाता था वो जो रकम इकट्ठा होती थी उसका हिसाब किताब रखने के लिए लेखा अधिकारी भी नियुक्त कर लिए गए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मुफ्ती है वो किसानों से राजस्व लेकर राजा को दे देता था, और ये भी ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती इतना ही राजस्व वसूल करे जितना राजा ने तय किया है, उससे ज़्यादा ना लें। तो जब दिल्ली के सुल्तानों का जो अधिकार क्षेत्र था वो बहुत दूर तक फैल गया, तो भूमि के जो भूस्वामी होते थे या सामंत होते थे या जो अमीर जमींदार होते थे उनको भी राजा के आगे झुकना पड़ा, और राजा ने उनसे भी टैक्स लेना या कर लेना शुरू कर दिया। पहले वो किसानों से राजस्व इकट्ठा किया करते थे, लेकिन अब वो राजस्व इकट्ठा करने की शक्ति तो राजा के पास चली गई। अब राजा जो है सामंतों से भी राजस्व लिया करते थे, क्योंकि उनके पास भी अपनी जमीन होती थी खेती करने की,
तो उन्हें भी राजस्व देना पड़ता था राजा को। तो उस जमाने में हम ये देखते हैं कि केवल 3 प्रकार के ही कर होते थे। एक कृषि पर लगने वाला कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसानों से 50% लिया जाता था, उपज का 50%, यानी फसल जो उगाते थे किसान उसका 50% जो कर होता था वो खराज होता था। दूसरा मवेशियों पर लगने वाला कर और तीसरा घरों पर लगने वाला कर। तो ये केवल 3 ही कर होते थे। यद्यपि राजा ने बहुत दूर दूर तक अपना अधिकार क्षेत्र फैला लिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाका ऐसा था जो राजा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और कुछ इलाके जो राजा ने जीत लिए थे उन इलाकों ने स्वयं को बड़ी जल्दी ही अपने आप को मुक्त कर लिया था। इसका कारण ये भी था कि जो गंगा के मैदानी इलाके थे वहाँ बहुत बड़ा जंगल था, और उन जंगलों में सुल्तान की सेनाएं इतनी सक्षम नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने अपने आप को राजा के अधिकार से स्वतंत्र कर लिया था और वहाँ के स्वयं राजा बन गए थे। आगे हम देखते हैं चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में ईरान में ट्रांसअक्सियाना पर हमला किया, और उसके बाद वो दिल्ली पर आक्रमण करने लगे और बार बार आक्रमण करने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को बार बार आक्रमण झेलने पड़े। तो इसके लिए उन्होंने और भी बड़ी सेना का इंतजाम किया। तो इतनी बड़ी सेना तो उन्होंने रख ली, लेकिन उस सेना को संभालना भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। फिर भी उन्होंने उस चुनौती का सामना किया। तो आगे हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन दोनों की जो शासन व्यवस्था थी उसमें क्या अंतर रहा। तो पहले हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। तो इन्होंने दिल्ली पर, जब ये राजा बने दिल्ली के, तो दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, एक 1219 से 1300 तक और दूसरा 1302 से लेके 1303 तक। तो इनका सामना करने के लिए तो हमने पढ़ा ही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी बड़ी सेना रखी थी। तो जैसा कि हमने लेसन के शुरू में पढ़ा था, अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। ये एक छावनी थी जहां पर सैनिक लोग रहा करते थे, और सैनिकों को वेतन दिया जाता था जो किसानों की पैदावार का 50% होता था। सैनिकों को वेतन देना राजा ने ही निश्चित किया था। अपना जरूरत का सामान व्यापारियों से लेते थे, और व्यापारी जब सामान बेचते थे तो उस सामान का जो मूल्य है वह भी राजा के द्वारा निश्चित किया जाता था। या राजा ने ऐसे अधिकारियों को, अफसरों को नियुक्त किया था जो समय समय पर इन व्यापारियों की जांच किया करते थे कि ये कहीं ज़्यादा महंगे दाम पर तो चीज़ें नहीं बेच रहे हैं। इस तरह से राजा ने हर काम का नियम बनाया, और जो लोग इन नियमों को तोड़ते थे उन्हें बहुत कड़ी सजा भी मिलती थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक कदम थे वो काफ़ी सफल रहे हैं। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत तारीफ की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने बहुत सफलतापूर्वक सामना किया, कि उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी और मजबूत थी। उसने बड़ी दृढ़ता से आक्रमणों का भी सामना किया। अब हम मोहम्मद तुगलक की बात करेंगे कि जैसे ये राजा बना उसी समय दिल्ली पर हमला हो गया। यद्यपि इसने मंगोलों को हरा तो दिया था, मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसने ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली। ट्रांसओक्सियाना जो हमने अभी पढ़ा था कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर हमला किया था। ये वही वाला ट्रांसओक्सियाना है। तो मोहम्मद तुगलक ने भी वहां पर आक्रमण करने की योजना बना। अब हम ये देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली ए कुहना को खाली करवा लिया। वहां पर जो लोग रहते थे उन्हें दौलताबाद भेज दिया, और दिल्ली ए कुहना को खाली करवा कर
छावनी बना दिया गया। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन शहर को छावनी बनाया था, तो मोहम्मद तुगलक ने गैरिसन शहर की बजाय दिल्ली एकूना को छावनी बना लिया। तो किसी नए स्थान को छावनी बनाना तो बड़ी मेहनत का काम होता है, जबकि एक बना बनाई चीज़ को छोड़ना और एक नई चीज़ को बनाना, तो इसमें धन भी लगता है और समय भी लगता है। और मोहम्मद तुगलक ने सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा कर लगा दिए गए। और उसके समय में सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अकाल पड़ गया, तो खाने की कमी हो गई और सैनिकों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। मोहम्मद तुगलक भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह सैनिकों को नगद वेतन देता था। उसने टोकन मुद्रा चलाई। तो टोकन मुद्रा में सिक्के होते थे जो सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। और उस जमाने के लोग बड़े चतुर थे कि सोने चांदी की जो पुरानी मुद्रा होती थी उसे छुपा के रखते थे और सस्ती धातु के मुद्रा का प्रयोग करते थे। अपने सारे कर इसी मुद्रा से चुकाते थे और जाली सिक्के भी बनाने शुरू कर दिए थे। इस तरह हम देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो प्रशासनिक कदम उठाए थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे और कश्मीर पर उसका आक्रमण भी पूरा सफल नहीं हुआ था और उसने तुरान पर हमला करने का इरादा भी छोड़ दिया था और उसने अपनी विशाल सेना को भी भंग कर दिया था। इससे उसे काफ़ी परेशानी पैदा हो गई थी, उसने बंद कर दिया। तो जो लोग उसने दौलताबाद भेज दिए थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और इसके अलावा उसने करों को बढ़ा दिया था, इससे भी लोग उसके खिलाफ थे। तो लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था या काफ़ी नाराज थे, बगावत कर दी थी और जिससे उसे टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। यद्यपि मोहम्मद तुगलक की जो प्रशासनिक कदम थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने ट्रांसओक्सियाना पर हमला करने की योजना बनाई थी। ये उसने एक हिम्मत का काम दिखाया था जो कि सराहनीय है। तो तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर सैयद वंश आया, लोधी वंश आया और तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक कि पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, यानी छोटे छोटे इलाके के राजा बन गए थे और उन्होंने अपनी अपनी राजधानियां बना ली थी और ये काफ़ी खुश थे और तरक्की कर रहे थे, शक्तिशाली बन रहे थे। सभी स्वतंत्र राजा शक्तिशाली थे और इनका जो शासन है बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, क्योंकि छोटी जगह पे शासन करना बहुत आसान होता है बड़ी जगह की बजाय। तो इनमें से एक था शेर शाह सूरी, जिसने 1540 से लेके 1545 के तक रहा। उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में एक प्रबंधक के रूप में काम किया था और वो आगे चलकर उसने इतनी तरक्की की कि मुगल सम्राट हुमायूं को भी हरा दिया था और शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया था। सूरी वंश ने 15 साल तक शासन किया। उसने अलाउद्दीन खिलजी के कई तरीकों को अपनाकर और भी चुस्त बना लिया था। मतलब वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो नीतियां बनाई थी उनके आधार पर शासन किया और उन्हीं नीतियों को आगे सम्राट अकबर ने भी प्रयोग किया। इन्हीं नीतियों को आगे चलकर सम्राट अकबर ने भी अपनाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किन दो राजाओं ने जो शासन किया था किसका ज़्यादा अच्छा था और किसका ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं 3 श्रेणियों की, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। इनका विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में आया था और इन्हें ईसाई धर्म का भी समर्थन प्राप्त था और इसके अनुसार समाज को 3 भागों में बांटा जाता था। एक प्रार्थना करने वाला वर्ग, एक युद्ध करने वाला वर्ग और एक खेती करने वाला वर्ग। इसी विभाजन से एक योद्धाओं का एक नया समूह उभरा जिसे नाइट कहा जाता था। शुरू में लोग नाइट कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये बड़े दिनहीन लोग होते थे
और आगे चलकर जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे वो भी अपने आप को नाइट कहलाने लगे थे, और नाइटों को ईसाई धर्म का संरक्षण प्राप्त था और अपनी ईश्वरीय शांति के लिए इस समूह का प्रयोग करते थे। नाइटों से अपेक्षा करते थे कि वो धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित रहे, और उन्हें ये शिक्षा दी जाती थी कि वो आपस में लड़ाई भिड़ाई ना करें, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करें जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। तो यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। इस लेसन में हमने कुछ नए शब्द सुने हैं, जैसे इक्ता, तारीख, गैरिसन, मंगोल, खराज। तो इन शब्दों को याद करना है, इनकी परिभाषा याद करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।